जी स्टूडेंट्स, हम लोग डिफ्यूजन का चैप्टर कर रहे थे। तो हमने इसमें स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन कर लिया था, फिर नॉन स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन कर लिया था। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था नॉन स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन, उसमें फिक्स सेकंड लॉ उसको हमने देखा था कि उसमें ये सी एक्स सी नॉट और सी एक्स सी एस और सी नॉट में क्या डिफरेंस था। फिर हमने एरर फंक्शन निकालना, फिर टाइम के साथ हमने देखा था वेरिएशन कंसंट्रेशन प्रोफाइल की, फिर एक एग्जाम्पल की थी। अभी हम उसी का देखते हैं, नॉन स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन का एक स्पेशल केस देखते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग डिफ्यूजन, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारे पास सेकंड लॉ था, फिक्स सेकंड लॉ या नॉन स्टेडी स्टेट डिफ्यूजन, उसका एक स्पेशल केस आ जाता है कि समटाइम हमारे पास ये होता है कि हमने किसी भी मटेरियल में किसी एक पर्टिकुलर डेप्थ तक जो कंसंट्रेशन है हमने वो वही रखनी है, हमने कंसंट्रेशन को चेंज नहीं करना। जैसे कि ये अगर ये मटेरियल है, ठीक है, और इसमें हम इस तरफ से एटम्स डिफ्यूज़ करवा रहे हैं, और मेरे पास ये कोई डेप्थ है, इसमें डेप्थ x है, यहाँ तक, इस जगह तक x, ठीक है, और इस डेप्थ, इसके ऊपर मुझे कंसंट्रेशन कितनी चाहिए, Cx, ठीक है। तो लेट्स सपोज कर लें कि अगर मैं इसमें टेम्परेचर चेंज एक्सपेरिमेंट में एक दफ़ा करूं और फिर यही इसी सैंपल को मैं लूं, आई मीन कि इसी मटेरियल का नया फ्रेश एक ले लूं सैंपल, और उसमें दोबारा मैं उसमें डिफ्यूज़ करवाऊँ नए सिरे से, लेकिन मैं दोबारा इस तरह डिफ्यूज़ कराऊँ कि मैं उसमें टेम्परेचर चेंज करूँ या टाइम चेंज करूँ, लेकिन जब वो कंसनट्रेशन किसी भी डेप्थ x के ऊपर कंसनट्रेशन Cx वो सेम रहे, यानी कि वो चेंज ना हो। अगर वो Cx के किसी भी डेप्थ x पे कंसनट्रेशन Cx है वो चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब है कि पूरे मटेरियल में फिर कंसनट्रेशन क्या होगी, वो उतनी होगी जितनी पहले थी, ठीक है। मैं रिपीट करता हूँ कि अगर मेरे पास एक मटेरियल था, ठीक है, और उसके मैंने उसी मटेरियल के 2-3 सैंपल ले लिए। अब मैंने एक सैंपल पहले लिया और उस पर मैंने 2 आवर्स के लिए डिफ्यूजन करवाई, ठीक हो गया। और अब मैं ये करूँ कि मैं उसी दूसरा मटेरियल लूँ और अब मैं बाकी सारे पैरामीटर कांस्टेंट रखूँ, 2 आवर्स की बजाय 3 आवर्स के लिए उसमें डिफ्यूजन कराऊँ, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो अंदर कंसंट्रेशन प्रोफाइल है वो वही बने जो कि पहले था, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अंदर कंसंट्रेशन प्रोफाइल जो पहले था वो वही हो। इसका मतलब ये है कि अंदर किसी भी डेप्थ x के ऊपर जितनी कंसंट्रेशन पहले थी, अब नए मटेरियल में भी वही होनी चाहिए। मतलब अंदर डिफ्यूजन फ्लक्स, मुझे अंदर जो डिफ्यूजन कंसंट्रेशन है वो मुझे ऐसी चाहिए जैसे पहले थी, लेकिन मैंने टाइम चेंज कर दिया, तो टाइम बढ़ा दिया। इसका मतलब है कि अगर मैंने टाइम बढ़ा दिया है तो फिर मुझे टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, क्योंकि डिफ्यूजन टाइम बढ़ाने से डिफ्यूजन बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ाने से डिफ्यूजन बढ़ जाती है, और टेम्परेचर कम करने से डिफ्यूजन कम हो जाती है। तो अगर मैंने उसको 1 घंटे की बजाय 5 घंटे के लिए रख रहा हूँ और मुझे कंसंट्रेशन अंदर वैसी ही चाहिए प्रोफाइल, तो मुझे टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। अगर मैं टेम्परेचर कम नहीं करूँगा तो फिर वो तो अंदर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, ठीक हो गया। जैसे कि हमने इसमें देखा था कि अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए करते हैं तो अंदर किसी भी डेप्थ के ऊपर कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाती है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं अगर इसमें टाइम चेंज करूँ तो टाइम बढ़ाऊँ तो मैं टेम्परेचर कितना कम करूँ ताकि कंसंट्रेशन अंदर वैसी है जैसे पहले हमने की थी, ठीक हो गया। या अगर मैं टाइम की बजाय अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूँ इस मटेरियल का, तो मैं टाइम कितना कम करूँ ताकि अंदर कंसंट्रेशन प्रोफाइल सेम रहे, ठीक है। मैं ये चीज़ फिर रिपीट करता हूँ कि मेरे पास एक मटेरियल है, उसी मटेरियल के मैंने 2-3 सैंपल ले लिए, मतलब उसी को काट के ना 2-3 सैंपल ले लिए, या एक जैसे वो मेरे पास मटेरियल है, उनको मैंने डिफरेंट टाइम और टेम्परेचर पे रखना है, और इस तरह रखना है कि अंदर सब के अंदर कंसंट्रेशन प्रोफाइल एक जैसा रहे। कंसंट्रेशन प्रोफाइल एक जैसे होने का मतलब ये है कि अंदर किसी भी पर्टिकुलर डेप्थ पे ऊपर मटेरियल के अंदर किसी भी पर्टिकुलर डेप्थ पे कंसंट्रेशन सब में एक जैसी हो। तो उसमें फिर और बाकी सारी चीज़ें मैंने कांस्टेंट रखनी है, सिर्फ मुझे टेम्परेचर और टाइम से मैं ये कंट्रोल कर सकता हूँ कि टाइम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर कम करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टाइम कम करेंगे, ठीक है। तो इसमें अब हम इस इक्वेशन की तरफ आते हैं कि इसमें देखिए बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है कि सरफेस पे जितनी कंसंट्रेशन मैं कर रहा हूँ Cs वो सेम है, पहली दफ़ा भी वही है, दूसरी दफ़ा भी वही है, ये Cs। C नॉट तो है ही सेम क्योंकि वो सेम मटेरियल है उसमें अंदर, और Cx, और मेरा टारगेट ये है कि किसी भी डेप्थ x के ऊपर Cx जो है वो उतना ही चाहिए जितना
पहले था। इसका मतलब है कि ये जो पूरा फैक्ट ये बनेगा, ये पूरा ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक हो गया। दैट इज सी, ये C1 दैट इज दिस होल थिंग इज कांस्टेंट, ठीक हो गया। अब ये कांस्टेंट हो गया, तो अगर ये कांस्टेंट है तो 1 उधर जाएगा, वो भी कांस्टेंट है, तो ये एरर फंक्शन ऑफ ये पूरी टर्म इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगी। ये उसी केस में ये सारी कांस्टेंट हो सकती है कि जब ये अंदर वाली वैल्यू है ये भी कांस्टेंट हो। मीन कि अगर ये कांस्टेंट हो गई है ब्लू कलर में, तो ये x/2d ये भी कांस्टेंट रहेगा। जाहिर है अगर ये चेंज होगा, इसी केस में चेंज हो सकता है कि जब ये चेंज हो, क्योंकि ये z है ना, एरर फंक्शन ऑफ z। तो जब ये चेंज नहीं हो रहा, ये Cx माइनस C0 ये ग्रीन कलर में, सॉरी ब्लू कलर में, तो x/2d ये भी कांस्टेंट रहेगा। तो x/2d कांस्टेंट मतलब है कि x तो ऑलरेडी हम कह रहे हैं कि वो हम कोई भी मतलब जितनी पहले x ले रहे थे बाद में भी वही ले रहे हैं, तो ये भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि x अगर स्केयर ले लें इसका, तो x² dt इज इक्वल टू कांस्टेंट, और वो कैन राइट d इंटू t इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक हो गया। तो इसमें ये एक इम्पोर्टेंट स्पेशल केस आ जाता है इसका, नॉन स्टेडी स्टेट केस का, कि मैं इसको फिर रिपीट कर देता हूँ कि हमने कंसंट्रेशन प्रोफाइल सेम रखना है। हम उसमें ये करते हैं कि बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रख रहे हैं, CS भी कांस्टेंट रख रहे हैं, ठीक है, CS भी कांस्टेंट है, C0 तो है ही कांस्टेंट, CS हो गया, X भी कांस्टेंट है। तो इसमें सिर्फ क्या वेरिएबल पैरामीटर्स रह जाएंगे D इंटू टी, और डेफिनेटली अगर ये पूरे का पूरा कांस्टेंट है तो D इंटू टी ये प्रोडक्ट भी कांस्टेंट होगा। ये प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा तो ये पूरा कांस्टेंट होगा, और ये प्रोडक्ट कांस्टेंट रहने का मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर टाइम इंक्रीज होता है तो D क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लें, टाइम इंक्रीज होता है D डिक्रीज हो जाएगा, और ये प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगी। और D डिक्रीज होने का मतलब ये है कि टेम्परेचर कम हो जाएगा, कि अगर हम टाइम ज़्यादा करें तो कम टेम्परेचर चाहिए होगा। लेट्स इसको हम एग्जांपल में देख लेते हैं, इससे ये आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास ये वो कह रहा है कि डिफ्यूजन कोएफिशिएंट ऑफ कॉपर इन एल्यूमिनियम एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 600 डिग्री सेंटीग्रेड आर दिस एंड दिस। हमें डिफ्यूजन कोएफिशिएंट दोनों दिए हुए हैं, मतलब ये 500, क्योंकि डिफ्यूजन कोएफिशिएंट टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। तो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो कितना है, वो 4.8 10⁻⁴, और 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये D की वैल्यू कितनी है, वो 5.3 10⁻13। तो D की वैल्यू दोनों टेम्परेचर पे दी हुई है। डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेट टाइम एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड that will produce the same diffusion result in terms of concentration of copper at some specific point in aluminum। कि हम ये इस केस में ना ये एल्यूमिनियम है, इस एग्जांपल में ये एल्यूमिनियम है, ठीक है, और इसके अंदर जो हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं एटम वो कॉपर है जो इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि किसी कोई पॉइंट के अंदर चले जाएं उस एट डेप्थ x, तो पहले मैंने बेसिकली इस क्वेश्चन में जो हो रहा है ना कि पहले 500 पे किया है ये एक्सपेरिमेंट, ठीक हो गया, एल्यूमिनियम को, और उसमें हमने 500 पे देखा कि किसी भी डेप्थ x पे कंसंट्रेशन इतनी हो गई, ठीक हो गया। अब मैं दोबारा ये एक्सपेरिमेंट 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे करना चाह रहा हूँ। एल्यूमिनियम वही है, और मैं ऐसा चाहता हूँ कि जितनी पहले डेप्थ x पे कंसंट्रेशन थी Cx वो वही रहे दूसरे सैंपल में भी। तो उसके लिए फिर मुझे अगर मैं टाइम बढ़ा रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, तो सॉरी टेम्परेचर इसमें डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेट टाइम एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर इसमें कम कर रहे हैं, पहले 600 पे किया और फिर अब 500 पे हम कर रहे हैं। और टेम्परेचर अगर 600 से 500 कर रहे हैं तो हमें उसके लिए ज़्यादा टाइम के लिए रखना पड़ेगा वहाँ तक, ताकि उतनी कंसंट्रेशन अचीव हो जाए जितनी 600 पे थी, ठीक है। मतलब पहले हमने 600 पे किया, अब मैं दोबारा 500 पे करता हूँ। तो 600 पे कितना टाइम था, 10 आवर्स ये दिया हुआ है, 10 आवर ट्रीटमेंट एट 600 डिग्री सेंटीग्रेड।